Read the first question. The variation of EMF with time for four types of generators are shown in the figures. Which amongst them are called the AC? देखो AC का फॉर्मूला क्या होता है, AC का लॉजिक क्या होता है, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, एंड AC जो होगा आपका EMF वो किस तरीके से चेंज होता है, इधर होगा प्लस E0, इधर होगा माइनस E0, एंड इस तरीके से आपका AC कंटिन्यूसली चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो EMF जीरो होगा, बाद में प्लस E0 हो जाएगा, वापस जीरो होगा, माइनस E0 हो जाएगा, वापस जीरो होगा, प्लस E0 हो जाएगा, इस तरीके से। इस तरीके का वेरिएशन अगर आपको दिख रहा है तो वो सब ग्राफ AC के हैं। अब देखो एक्चुअली हर बार जीरो से स्टार्ट होगा ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे भी स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से निकला इधर गया, यहाँ से निकला इधर गया, इस तरीके से भी हो सकता है। पर पैटर्न क्या होगा, AC उसका नाम AC है, ये प्लस E0 होगा, कभी कभी बीच में जीरो हो जाएगा, माइनस E0 हो जाएगा, इस तरीके से ये वैल्यूज कंटिन्यूसली चेंज होते जाएंगे। तो अब देखो फर्स्ट ग्राफ वही तरीके से दिख रहा है, AC रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट ग्राफ, सेकंड ग्राफ भी AC रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो प्लस E0 है, बाद में यहाँ पे आया जीरो हो गया, नीचे गया माइनस E0 हो गया, मतलब यहाँ पे भी AC रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी जीरो है, प्लस E0 हो गया, वापस जीरो, माइनस E0, मतलब ये भी AC रिप्रेजेंट कर रहा है। लास्ट वाला ये भी AC रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ऑल दीज आर द ग्राफ्स फॉर द रिप्रेजेंटिंग द AC EMF, मतलब टाइम के साथ EMF रिप्रेजेंट चेंज हो रहा है। ये चारों के चारों ग्राफ हमें यहाँ पे शो कर रहे हैं, इसलिए उसने बोला है कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑल दीज आर रिप्रेजेंटिंग द AC अल्टरनेटिंग करंट। याद रखो कैसे अल्टरनेट होना चाहिए EMF, प्लस E0 होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, माइनस E0 होना चाहिए। इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन करने वाला कोई भी ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपको AC रिप्रेजेंट करता है, अल्टरनेटिंग EMF रिप्रेजेंट करता है। सबके सब AC है यहाँ पे। नेक्स्ट वन, द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सर्टन इंडक्टर इज। देखो यहाँ पे एनर्जी उसने दिया है, ये नीट को पूछा है 2018 को, एनर्जी उसने दिया है 25 मिली जूल, मतलब 25 इंटू 10⁻³ जूल आएगा। व्हेन द करंट इन द इंडक्टर 60 मिली एम्पियर, करंट दिया है 60 इंटू 10⁻³ एम्पियर, दिस इंडक्टर इज ऑफ इंडक्टेंस, इसका इंडक्टेंस कितना होगा। अब देखो हमें रिलेशन इसका पता है, E इक्वल टू हाफ LI का स्क्वायर। सो ये L के लिए बनेगा कुछ इस तरीके से, L इक्वल टू 2E डिवाइडेड बाय I का स्क्वायर, 2E 2 इंटू 25 इंटू 10⁻³ I का स्क्वायर। देखो I को हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, I इक्वल टू 6 इंटू 10⁻², 6 ये जीरो, यहाँ पे -1 चला गया, 6 इंटू 10⁻² एम्पियर। सो उस हिसाब से ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करना है ना, 36 इंटू 10⁻²। अब देखो ये हो गया 50 इंटू 10⁻³ 36 इंटू 10⁻²। नाउ इट शुड बी 10⁻⁴, यहाँ पे -4 आना चाहिए, यहाँ पे भी मैं -4 लिख रहा हूँ। देखो करंट का मैंने स्क्वायर किया है ना, करंट का स्क्वायर किया है, आई का स्क्वायर, मतलब 36 इंटू 10⁻⁴ आएगा। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 36 इंटू 10⁻⁴। मतलब देखो ये दोनों का अगर हमने डिवीजन किया तो 1 पॉइंट समथिंग
इंटू 10⁻²+1, ये नीचे -4 है, ऊपर जाएगा +4 होगा। मतलब यहाँ पे अगर हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन नहीं भी किया तो भी चलेगा हमें। देखो एक से पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट होगा, मतलब 10 या फिर 10 के आगे कुछ तो वैल्यू होगा। इस तरीके का मेरा आंसर यहाँ पे आना चाहिए। अभी 10 की टर्म में देखो, 10 की टर्म में मतलब 10 की टर्म में मतलब 2 डिजिट में बोल रहा हूँ मैं। मेरा आंसर कैसे होगा यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻1 है, मतलब 2 डिजिट में मेरा आंसर होना चाहिए। तो 2 डिजिट वाला देखो, ये 3 डिजिट वाला है, ये 0.1 है, ये 1 डिजिट वाला है। सो ऑप्शन डी इज 2 डिजिट वाला। डॉट कैलकुलेशन किया तो आने ही वाला है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। डॉट कैलकुलेशन करके देखो, सेम आंसर आएगा। रीड द नेक्स्ट वन। Which of the following combinations should be selected for better tuning of an LCR circuit used for communication? तो अलग अलग कॉम्बिनेशन दिए हैं LCR 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 की। अच्छे से ट्यूनिंग होना है, अच्छे से ट्यूनिंग होना है, इसके लिए कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा? अब देखो ट्यूनिंग होना है मतलब इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, या फिर क्यू फैक्टर का कंसेप्ट हमने देखा था, क्यू फैक्टर। अब फॉर बेटर ट्यूनिंग देखो, ट्यूनिंग या फिर उसको हम बोल सकते हैं क्वालिटी फैक्टर। ये क्यू फैक्टर मतलब क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर। नाउ अगर आपका ट्यूनिंग आपको अच्छा चाहिए तो क्वालिटी फैक्टर शुड बी हाई। आपका क्वालिटी फैक्टर कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। सो ये क्यू फैक्टर का जो फॉर्मूला है, इट इज़ 1/r√L/C। ये फॉर्मूला होता है क्यू फैक्टर का, हमने डिराइव किया था उसका इक्वेशन। अब देखो क्यू फैक्टर का एंड आर का क्या रिलेशन है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यू फैक्टर एंड एल का क्या रिलेशन है? मतलब देखो मैं यहाँ पे सीधे सीधे लिखता हूँ, मुझे चाहिए क्यू फैक्टर हाई, क्यू फैक्टर हाई चाहिए। अब क्यू फैक्टर का फॉर्मूला है 1/r इंटू √L/C। क्यू फैक्टर का वैल्यू मुझे हाई कब मिलेगा? देखो जब रेजिस्टेंस आर कैसा होना चाहिए, वहाँ पे लेस होना चाहिए, सी कैसा होना चाहिए, लेस होना चाहिए, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। आर कम होगा तो क्यू फैक्टर बढ़ेगा, सी कम होगा तो क्यू फैक्टर बढ़ेगा। एंड एल कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। मतलब जिस ऑप्शन का एल सबसे बड़ा है, आर एंड सी कंपेरेटिवली लेस है, वो ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब देखो सब ऑप्शन यहाँ पे चेक करते हैं। फर्स्ट वैल्यू आर, आर चेक करो, सबसे छोटा आर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सी चेक करो, सबसे छोटा सी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मतलब मुझे आर एंड सी कैसा चाहिए? लेस चाहिए। एल कैसा चाहिए? हाई चाहिए। अब चारों ऑप्शन चेक करो, इसमें एल यहाँ पे हाई है, मतलब ऐसा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा जिसमें एल हाईएस्ट होगा, आर एंड सी लोवेस्ट होगा। सो उस हिसाब से ऑप्शन डी उसने करेक्ट बोला है। क्यू फैक्टर इक्वल टू 1/r√LC L/C। नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन फॉर फ्रॉम CET वी कैन से। Again, this question is for the LCR circuit. In LCR, in series LCR circuit, resistance is given, impedance is मतलब Z दिया है ना, and RMS voltage, इसको हम बोलेंगे ERMS या फिर VRMS भी बोल सकते हैं, नो इशू, is applied across the circuit. The true power consumed in AC circuit is। अब देखो ट्रू पावर निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, this true power equal to ERMS into IRMS into पावर फैक्टर, मतलब cos phi। ट्रू पावर इक्वल टू ERMS into IRMS into cos of phi।
अब देखो यहाँ पे मुझे सीधे सीधे कोई भी वैल्यू नहीं दिख रहा है। यस, ई आर एम एस मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ई आर एम एस। सो ई आर एम एस यहाँ पे मुझे सीधे सीधे मिल गया, ई आर एम एस इक्वल टू 220 वोल्ट। ओके, एक तो काम बन गया। अब आई आर एम एस नहीं है, पर यहाँ पे मुझे Z दिया है, तो ई आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू Z में कर सकता हूँ। सो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा आई आर एम एस। आई आर एम एस मतलब क्या, ई आर एम एस डिवाइडेड बाई Z। ई आर एम एस है हमारा 220, Z है हमारा 33, मतलब मुझे आई आर एम एस यहाँ पे मिल गया। ओके, नाउ cos phi इज नॉट मेंशन। cos phi का अगर आपको रिलेशन याद होगा तो cos phi इज व्हाट, r बाई z। तो चलो यहाँ पे वैल्यू रख दो, ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे। इसको मैं डिटेल में सिंप्लीफाई करके देता हूँ। ई आर एम एस जैसे कि वैसे, क्योंकि दिया हुआ है। अब आई आर एम एस दिया नहीं है, आई आर एम एस को मैं लिख सकता हूँ ई आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड, ओके, इनटू cos phi। cos phi इज व्हाट, ये वापस से r बाय जेड। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज। ई आर एम एस का स्क्वायर करना पड़ेगा, 220 इंटू 220 इंटू आर दिया है 33। जेड का स्क्वायर करना पड़ेगा, जेड है, सॉरी आर इज 18 ना, आर इज 18, जेड इज 33। 33 का स्क्वायर, क्योंकि जेड का स्क्वायर वहां पे आएगा, सो 33 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो, इसको अगर सिंप्लीफाई किया आपने तो ये आएगा 800 वैट। क्रॉस चेक द कैलकुलेशंस, 800 वैट आएगा ऑप्शन डी, इसलिए उसने ऑप्शन डी करेक्ट बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, out of the following graphs, which graph shows the correct relation, graphical representation for LC parallel constant, सॉरी LC parallel resonant circuit। LC सर्किट है, पैरेलल वाला रेजोनेंट सर्किट है। अब देखो LC पैरेलल वाला सर्किट मतलब कैसे आएगा, ये इंडक्शन कॉइल आएगा L C, उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट होगा, एंड यहां से हमने इधर कनेक्शन दे दिया, ईएमएफ यहां से सप्लाई किया। अब देखो अलग अलग ग्राफ यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। रिलेशन में क्या दिया है, देखो रिलेशन किसका किसके साथ दिया है, फ्रीक्वेंसी दिख रहा है मुझे, एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी दिख रहा है हर केस में, एंड वाई एक्सिस पे करंट दिख रहा है। यहाँ पे देखो मैक्सिमम करंट, यहाँ पे भी मैक्सिमम करंट, यहाँ पे इम्पेडेंस दिख रहा है, यहाँ पे भी इम्पेडेंस दिख रहा है। मतलब ये ग्राफ सब चारों के चारों ग्राफ एक टाइप के नहीं है, अलग अलग टाइप के हैं। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी में फ्रीक्वेंसी वर्सेस मैक्सिमम करंट है, एंड ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी में फ्रीक्वेंसी वर्सेस इम्पेडेंस है, जेड है। ओके, अब यहाँ पे हमने अगर थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे लगाया तो देखो ये एल एंड सी पैरेलल सर्किट है। अब ये पैरेलल अगर सर्किट होगा, यहाँ पे मैंने ईएमएफ अप्लाई किया है, तो जनरली फ्रीक्वेंसी एंड इम्पेडेंस का रिलेशन तो यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा। देखो उसने वर्ड जो यूज किया है रेजोनेंट सर्किट यूज किया है। आपको रेजोनेंट सर्किट का डेफिनेशन याद है, रेजोनेंट सर्किट मतलब इस सर्किट में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम होता है, एंड एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट मिनिमम होता है। करंट मैक्सिमम होगा, करंट मिनिमम होगा, तो उस फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। नाउ मतलब यहाँ पे मेरा जो ऑप्शन होगा वो डेफिनेटली होगा फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट वाला। सो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, क्योंकि रेजोनेंट सर्किट मतलब
वहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है, एंड जिस फ्रीक्वेंसी पे करंट मुझे मैक्सिमम मिलता है या फिर मिनिमम मिलता है, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन डी में से मेरा आंसर करेक्ट होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे सर्किट में एल एंड सी आर कनेक्टेड पैरेलल, दोनों को पैरेलल कनेक्ट किया है। देखो जब करंट यहाँ पे आएगा तो करंट को दो रास्ते मिलेंगे, कुछ करंट इधर से जाएगा, कुछ करंट इधर से जाएगा। तो जो टोटल करंट है हमारा आई, वो I1 एंड I2 पार्ट में स्प्लिट होगा, मतलब करंट कम होगा। अब देखो करंट कम हो रहा है ना, तो करंट मैक्सिमम वाला हमारा ऑप्शन नहीं होगा। देखो इसमें बोला है कि उसने करंट मैक्सिमम होगा, यहाँ पे बोला है कि करंट मिनिमम होगा। सो इसलिए हम मिनिमम करंट वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो टोटल करंट है वो स्प्लिट होगा, करंट स्प्लिट होगा, कम होगा। इसलिए कम करंट वाला, करंट मिनिमम वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। इसका फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो एफ आर इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी होता है ना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं। नाउ जब एल सी टाइप का हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं ना, इंडक्टर एंड कैपेसिटर का, तो उस टाइम जो करंट फ्लो होता है सर्किट में से, वो करंट फ्लो होता है मिनिमम। आप इसको सीधे सीधे भी याद रख सकते हैं। एल सी टाइप का सर्किट होगा तो उस टाइप पे करंट जो फ्लो होता है ना, वो करंट मिनिमम टाइप का करंट फ्लो होता है। रीड द नेक्स्ट वन। ये क्वेश्चन जेई को पूछा है। In an AC circuit, the instantaneous EMF and current are given by, yes, EMF का मुझे यहाँ पे इक्वेशन दिख रहा है एक, एंड करंट का भी इक्वेशन दिख रहा है। ओके अब देखो EMF का और क्या इक्वेशन हमें पता है, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी होता है ना, एंड करंट का क्या होता है, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ऐसे मैंने इसको कंपेयर कर लिया। ओके देखते हैं आगे क्या बोला है। इन वन साइकिल ऑफ AC द एवरेज पावर कंज्यूम बाय द सर्किट एंड वैटलेस करंट आर रिस्पेक्टिवली। एवरेज पावर हमें निकालना है। ओके नाउ एवरेज पावर का फॉर्मूला हमने अभी देखा है, इसको हम लिखेंगे एवरेज पावर कंज्यूम्ड, मतलब मुझे निकालना है P। ओके इसका फॉर्मूला जो होता है ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस ऑफ फाइव। अब देखो ERMS IRMS, ERMS IRMS तो दिया नहीं है यहाँ पे, पर मुझे E0 यहाँ पे मिल गया, एंड यहाँ पे मिल गया मुझे I0। देखो E0 कितना होगा, दोनों को कंपेयर किया तो E0 हो गया 100 एंड I0 हो गया 20। दो इक्वेशन को अगर कंपेयर किए तो नाउ ERMS मतलब क्या, E0 बाय रूट टू। IRMS मतलब क्या, I0 बाय रूट टू इंटू कॉस ऑफ, अब देखो यहाँ पे फेज डिफरेंस, E0 साइन ओमेगा टी, I0 साइन ओमेगा टी, मतलब फेज डिफरेंस इज फाई, फाई कितना है पाई बाय फोर, फेज फाई इज पाई बाय फोर, पाई बाय फोर हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। नाउ जस्ट सिंप्लीफाइड, E0 100 I0 20 डिवाइडेड बाय टू, रूट टू इंटू रूट टू। ओके मतलब ये आएगा पूरा 2000 डिवाइडेड बाय टू। ओके कॉस पाई बाय फोर कितना होता है, आई थिंक इट इज 1/√2। 1/√2। इसको बस सिंप्लीफाई कर दो यार, दिस वन वन, सो ये आएगा यहाँ पे 1000 डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ पे जो होगा
इट इज 1000 डिवाइडेड बाय √2 वैट, क्योंकि देखो ये 2 कैंसिल हो गया, 100 के साथ और एक जीरो आ गया, डिवाइडेड बाय √2। यहाँ पे ऑप्शन तो ऐसा कोई भी नहीं दिख रहा है। आई थिंक यहाँ पे एक करेक्शन होगा थोड़ा सा, यहाँ पे 1000 ही आना चाहिए ना, तो ये आई थिंक यहाँ पे 1000 होगा। वो इट मे बी प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। हम हमारे वैल्यूज एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। हमारा वैल्यू E0 है 100, I0 है 20, एकदम बराबर। सो E0 बाय √2, I0 बाय √2, cos पाई बाय 4, E0 बाय √2, 100 बाय √2, ये 20 बाय √2 बराबर, ये हो गया 2, ये 2 कैंसिल, 100 इंटू 10, ये हो गया 1000 डिवाइडेड बाय √2। नहीं, 1000 ही होना चाहिए, ये यहाँ पे आई थिंक एक जीरो उनसे रह गया, डिवाइडेड बाय √2। अब देखो इस तरीके का अगर आपका आंसर आया तो सेकंड केस सॉल्व करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन से आपका आंसर यहाँ पे फाइनलाइज हो रहा है। फिर भी आपको अगर वैटलेस करंट निकालना है, वैटलेस करंट मतलब क्या होता है, वो उस टाइम का इंस्टेंटेनियस करंट हम उसको बोलते हैं, I इक्वल टू IRMS साइन पाई बाय 4। अब देखो करंट के लिए साइन लेना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव ना, तो I इक्वल टू IRMS साइन पाई बाय 4, फेज मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ले लिया। ये वैटलेस करंट है, मतलब इंस्टेंटेनियस करंट हम इसको बोलते हैं। तो दिस I इक्वल टू IRMS मतलब I0 बाय √2 इंटू साइन ऑफ पाई बाय 4। I0 है हमारा 20 डिवाइडेड बाय √2, साइन पाई बाय 4 कितना आता है, आई थिंक इट इज़ 1 बाय √2 ना, सो 20 बाय 2 इट इज़ 10। √2। यस, सो इट इज़ 20 बाय 2 मतलब 10 एम्पियर आएगा। सो ऑप्शन डी ही करेक्ट है हमारा, क्योंकि करंट भी मैच हो गया वहाँ पे एंड पावर भी मैच हो गया। रीड द नेक्स्ट वन। इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर तीनों यहाँ पे मेंशन किए हैं। क्वेश्चन रीड करो बस एक बार। What is saying here? An inductor 20 millihenry, capacitor 100 microfarad, resistor 50 ohm are connected in series across a source of EMF V equal to 10 sin 314t. The power loss in the circuit is, देखो पावर के टाइप के बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। नाउ LCR सर्किट उसने बोला है, LCR सर्किट, इसमें हमें निकालना है एवरेज पावर। ओके, अब देखो एवरेज पावर अगर निकालना है तो हमारा गिवन डेटा आप क्रॉस चेक करो, L दिया है, C दिया है, R दिया है। मतलब देखो यहाँ पे ERMS IRMS नहीं मेंशन किया है कुछ भी, ERMS IRMS यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, एंड फेज भी यहाँ पे मेंशन नहीं है। मतलब पावर अगर मुझे फाइंड अगर करना है तो देखो LCR सर्किट है, LCR सर्किट में के बारे में देखो, पावर क्या होता है, ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस ऑफ फाई होता है ना LCR सर्किट के लिए। ओके, अब यहाँ पे फेज नहीं है, फेज के बारे में कुछ बोला नहीं उसने। अब फेज नहीं है उसकी वजह से ERMS IRMS, चलो हमने यहाँ पे निकाल दिया, समझो इसको E0 पकड़ लिया, E इक्वल टू E0, उससे हमने ERMS निकाल दिया, उससे हमने IRMS निकाल दिया। पर व्हाट अबाउट दिस फेज, तो फेज हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा इतना सीधे सीधे। तो ये इसको अगर हमने कंपेयर किया तो ये आएगा E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, मतलब मुझे यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू मिल गया है, ओमेगा
इक्वल टू 314। ओमेगा मुझे मिल गया यहाँ पे 314। नाउ इसके लिए अलग अलग रिलेशंस आप यूज़ कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई करके भी आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इस केस में देखो एवरेज पावर जो आपको निकालना है, इट इज ई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर। देखो इट इज नथिंग बट पी इक्वल टू ई आई। ओके, अब इस ई को आप बस मॉडिफाई कर दो एंड आपको जो रेजिस्टेंस लेना होगा यहाँ पे, जो रेजिस्टेंस आपको लेना होगा वो जेड लेना होगा, क्योंकि देखो ये एल सी आर सर्किट है, एल सी एंड आर तीनों की तीनों यहाँ पे प्रेजेंट है। हमने ये क्लास में भी रिलेशन डिराइव किया था। P इक्वल टू ई आई से डायरेक्टली आता है, E को मॉडिफाई करो, E को मॉडिफाई किया आपने, आफ्टर दैट जो रेजिस्टेंस आपको कंसिडर करना है उसको आप Z पकड़ लो, क्योंकि LCR सर्किट है, तीनों के तीनों पैरामीटर यहाँ पे प्रेजेंट है। अब देखो आपको अगर फॉर्मूला मिल गया तो भी क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं सॉल्व होगा। यहाँ पे ई आर एम एस, नाउ ई आर एम एस मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा, उसके बाद में Z निकालना पड़ेगा, R दिया हुआ है। अब ई आर एम एस तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि ई आर एम एस क्या होता है, E0/√2 होता है। E0 तो है हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय दिस √2। ओके, ये मिल गया ई आर एम एस। अब Z कैसे निकलेगा, Z इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे Z निकालना है, XL दिया नहीं है, XL इज नॉट गिवन, XL को करना पड़ेगा ओमेगा L एंड XC को करना पड़ेगा 1/ωc। ओमेगा दिया है, मतलब ओमेगा हमें मिला है 314, L इज 20 मिली हेनरी, मतलब 20 इंटू 10⁻⁻3। इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये आएगा 1/ωc। ओमेगा इज 314, C इज 100 माइक्रोफैरड, मतलब ये आएगा 10⁻⁻4। ओके, अब ये दोनों आपको कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, XL एंड XC। नाउ अगर आपने ये दोनों कैलकुलेशन किए तो देखो ये कुछ आएगा, XL 6.28 आएगा ना। देखो इसको 3.28 कर दिया, 3.14 कर दिया एंड इसका 0 चला गया, ये 10⁻³ चला जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 6.28। अगर XC को हमने सिंप्लीफाई किया तो इसको रेसिप्रोकल देख के आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। XC आता है इन द रेंज ऑफ 32 की रेंज में आएगा, 31.85 ओहम। ये रेजिस्टेंस है दोनों भी, इसको हम 32 पकड़ लेंगे अप्रोक्सीमेटली XC को। नाउ अब हम यहाँ पे Z फाइंड आउट कर सकते हैं, Z, सो दिस Z इक्वल टू R², R कितना है 50 का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर 6.28 माइनस 31.85 का स्क्वायर। ओके, नाउ उस हिसाब से हमें यहाँ पे Z भी मिल सकता है या फिर Z² भी मिल सकता है। अगर देखो हमें यहाँ पे Z² चाहिए ना, तो हम सीधे सीधे स्क्वायर रूट में नहीं डालेंगे, इसको खुला छोड़ देंगे। Z इक्वल टू 50 का स्क्वायर प्लस 6.28 माइनस 31.85 का स्क्वायर, दोनों साइड का मैंने स्क्वायर कर दिया, ये हो गया Z²। ओके, नाउ हियर Z² का वैल्यू सीधे सीधे यहाँ पे रख दो, फिर ये बनेगा कुछ ऐसे, दिस एवरेज पावर इक्वल टू ERMS का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये क्या आएगा इसका स्क्वायर 100/2 आएगा ना, इंटू R है कितना 50 डिवाइडेड बाय Z का स्क्वायर। इसको अगर Z² आपने पूरा सिंप्लीफाई किया ना तो Z² का वैल्यू आता है 3154। आप ये क्रॉस चेक कर लो कैलकुलेशंस,
थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली किया तो भी चलेगा, 3154 आएगा। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू ऑल दिस कैलकुलेशंस देन यू विल गेट द एवरेज पावर। इसको कैलकुलेट करो थोड़ा सा, देखो यहाँ पे क्या आएगा, 5 1 2 3, 3 zeros। ओके, नाउ यहाँ पे देखो, इसको पकड़ लेते हैं 3000, 3000 अगर पकड़ा तो भी 6000 हो रहा है, मतलब मेरा आंसर 1 से छोटा आना चाहिए। ओके, 1 से इतना भी छोटा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 63154, मतलब 63 ऐसा वैल्यू आएगा यहाँ पे, 6 मतलब 6300 कुछ तो इस रेंज में वैल्यू आएगा। मतलब देखो ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, 5000 डिवाइडेड बाय 6000 लाइक दिस। उस हिसाब से हम ऑप्शन ए को यहाँ पे करेक्ट बोल सकते हैं। यार ऑप्शन ए इज करेक्ट। रीड द नेक्स्ट वन। टेक दिस प्रॉब्लम एज अ होमवर्क। इसको होमवर्क के लिए लेना है। इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। v ऑफ t इक्वल टू 220 साइन 100 पाई टी। अब देखो हमारा जो ईएमएफ का रिलेशन होता है, ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है, इसके साथ हम कंपेयर करेंगे। एंड उसके बाद में रेजिस्टेंस भी दिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया है, रिलेशन दिया है, रेजिस्टिव लोड ऑफ 50 ओहम, रेजिस्टेंस दिया है, द टाइम टेकन फॉर द करंट टू राइज फ्रॉम हाफ ऑफ पीक वैल्यू टू द पीक वैल्यू इज, मतलब हाफ ऑफ पीक वैल्यू टू द पीक वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू से के हाफ से मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, ऐसा उसने यहाँ पे पूछा है। ओके, तो यहाँ पे टाइम आपको निकालना है। सो टेक दिस स्क्रीनशॉट।